नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शाम 7 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां बीजेपी की अहम बैठक है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने यह बैठक ली है। शिव प्रकाश ने सरकार के मंत्रियों से ब्यौरा भी लिया है। सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। मंत्री विश्वास सारंग, प्रभात झा भी बैठक में मौजूद है। सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की जा रही है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा को लेकर चर्चा हुई। 15 जून के बाद बंगाल कुछ करेगी बीजेपी। तो देश भर में कार्यकर्ता और नेता बंगाल जाएंगे। बीजेपी के तमाम नेता बंगाल जाएंगे। कांग्रेस का यहां कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंसा हुई है उसका विरोध करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बैठक चल रही है और एक अहम बैठक राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने बैठक ली है। और इस बैठक में आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री विश्वास सारंग, प्रभात झा भी मौजूद है। सरकार के कामकाज को लेकर यह चर्चा की जा रही है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा को लेकर 15 जून के बाद बंगाल कुछ करेगी बीजेपी। तो देश भर से कार्यकर्ता बंगाल जाएंगे और जिस तरह से चुनाव के बाद और पहले और चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ चोटें भी आई थी, कुछ लोग मारे भी गए। ऐसे में कार्यकर्ता जिनका निधन हुआ है उनको लेकर यहां आक्रोश दिखाने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, बैठक जरूर चल रही है, लेकिन इस बैठक में बंगाल में जाकर क्या करना है, यही रणनीति बना रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद में जिस तरीके के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं पर जो लगातार हिंसा की घटनाएं सामने निकल कर आई थी, उस पर बीजेपी पूरे देश भर में अब एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है उसके खिलाफ बिगुल फूंकना चाहती है। लिहाजा अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के अंदर बीजेपी का सबसे मजबूत संगठन अगर कहीं माना जाता है तो मध्य प्रदेश का माना जाता है। लिहाजा मध्य प्रदेश के नेताओं को हमेशा चुनाव के समय बड़ी जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की मिलती है, तो उसमें मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका होती है। इस बार भी मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। कैलाश विजयवर्गीय चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के प्रभारी थे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने वहां पर चुनाव प्रचार किया था। इसको लेकर बीजेपी को लगता है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं से बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकते हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या हो, जो लोग पहले चुनाव प्रचार में जा चुके हैं वो अब पश्चिम बंगाल में, ये बात तो बंगाल को लेकर है। क्या कोरोना को लेकर जो कामकाज किए गए हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री से लेकर जो मंत्री अपने गृह क्षेत्र में थे, जो जिम्मेदारी दी गई थी, और जिस तरह से जिले के प्रभारी मंत्रियों को भी और क्राइसिस मैनेजमेंट का उनको जिम्मेदार भी बनाया गया था कि आप जिम्मेदारी लीजिए अपने अलग अलग जिलों की प्रभारों की, उसको लेकर कोई वहां कोई बातचीत या उसको लेकर कोई फीडबैक? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिनों से विजय लगातार चर्चा कर रहे हैं शिव प्रकाश नेताओं से अलग अलग, और सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर ये 1 to 1 चर्चा की जा रही है। पर लेकिन आज जो बैठक थी, आज जो शाम को जो कार्यक्रम था वो संवाद कार्यक्रम था, जिसमें वर्चुअल माध्यम से बीजेपी के नेता दूसरी जगह से भी जुड़े थे। और उसमें सवाल और सब्जेक्ट जो लिया गया था उसमें सुलगते पश्चिम बंगाल को लेकर लिया गया था। क्या हिंसा ही समाधान है, ये पूरा एक विषय वस्तु थी जो कि इस पूरे संवाद कार्यक्रम के केंद्र में थी। लिहाजा पश्चिम बंगाल को फोकस रखते हुए केवल उन नेताओं को बुलाया गया जो कि या तो अच्छे वक्ता है या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार कर चुके हैं, और वहां पर किस तरीके से काम किया जाए, कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में कैसे मोटिवेट कर, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर प्रत्यक्ष तौर पर जब भी बंगाल जाने की नौबत आए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर, तो उसमें मध्य प्रदेश की बीजेपी की भूमिका क्या हो, इन तमाम विषय वस्तु पर आज पूरी चर्चा हुई है। संवाद कार्यक्रम में बात करें तो बतौर वक्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इसके अलावा शिव प्रकाश मंच पर मौजूद थे। बीजेपी के भोपाल के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, भोपाल के जो विधायक और मंत्री हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया। और खासकर अगर बात करें तो लंबे समय से बीजेपी और सरकार से जो नाराज नेता चल रहे थे, उनकी उपस्थिति भी आज बैठक में देखने को मिली है। रघुनंदन शर्मा, हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार मुकर होकर बीजेपी में कई नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, पर लेकिन आज वो इस बैठक में शामिल हुए। इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग नेताओं से चर्चा जो है
वो शिव प्रकाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात हो या सरकार के कामकाज की बात हो, संगठन के कामकाज की बात हो, आने वाले दिनों में ये सिलसिला लगातार चलेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और खास बात ये थी कि प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये पूरा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो में मौजूद थे। ऐसे में इस पूरी बैठक को ये माना जा रहा है कि प्रदेश से जो फीडबैक इन नेताओं से लिया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट सीधे केंद्र को, केंद्रीय संगठन को शिव प्रकाश देंगे। लिहाजा पश्चिम बंगाल में हार के कारणों के बाद में अब नए सिरे से बीजेपी नई रणनीति पर विचार कर रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कैसे हल्ला बोला जाए, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका हो, नेताओं की क्या भूमिका हो, इन तमाम विषयों पर तो चर्चा होगी। पर लेकिन मध्य प्रदेश के संगठन और सरकार को लेकर भी कामकाज कैसे सुधारा जाए, कोरोना के दौरान जो तस्वीरें निकल कर आई थी उसमें कैसे सुधार लाया जाए, इस बारे में भी चर्चा जो है शिव प्रकाश ने नेताओं से की है। शुक्रिया सुधीर, इस तमाम बातचीत के लिए। तो बैठक चल रही है और तमाम तरह के फीडबैक यहाँ लिए जा रहे हैं। बंगाल में किस तरह से जाकर प्रदर्शन करना है या किस तरह से आक्रोश जताना है, उसके लिए भी यही सारी जानकारी दी जा रही है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना अब कंट्रोल में है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक अब हफ्ते में होगी, जिससे कोरोना की स्थिति की समीक्षा, उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अनलॉक की स्थिति और गतिविधियों पर नजर रखें। सीएम ने कहा कि सरकार प्राथमिकता जो है वो प्रदेश को अनलॉक करने की, लेकिन कोरोना को पूरी तरह से लॉक करने की भी है। बैठक में सीएम ने कहा कि स्कूल बंद होने से पढ़ाई ना रुके, इसके लिए मंत्री समूह अन्य विकल्प भी खोजेंगे। शिक्षाविदों से सुझाव ले। सरकार ने कर्मचारियों के लिए कोरोना योद्धा योजना 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक लागू की है। साथ ही कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अनुसमर्थन का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। कैबिनेट में पोषण नीति लागू करने का भी फैसला हुआ है। इस नीति का बैठक में प्रेजेंटेशन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले दिनों में लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम, सम्मेलन, सभी राजनीतिक, सामाजिक सबको अभी रोकने का ही कहा है। सभी मंत्रियों को पुनः कहा है कि वो अपने अपने जिलों में समीक्षा करें, अनलॉक प्रक्रिया सफल हो, जिससे पूरी कोशिश होगी कि हम दुनिया भी चलने दें, धीरे धीरे खोलते, अनलॉक करते करते बिजनेस व्यापार भी चले और कोविड को भी, कोरोना को भी हम नियंत्रित रख पाए। अब इसमें लीड रोल हमारा है सबका। अपने जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया में कोविड की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाना वो आपका काम है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। सरकार ने सहकारी समितियों का लोन चुकाने की तारीख बढ़ा दी है, जिससे प्रदेश के सभी किसानों को फायदा मिलेगा। सहकारी समितियों के खरीफ 2020 और रबी 2020-21 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण जमा करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है, जिससे किसानों को सहकारी समितियों का लोन चुकाने में आसानी होगी। आपको बता दें कि पहले खरीफ की फसल का ऋण चुकाने की तारीख 31 मई 2021 थी, जबकि रबी सीजन 2020-21 का फसल ऋण चुकाने की तारीख 15 जून थी। ऐसे में सरकार ने दोनों फसलों का ऋण चुकाने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कामों में देरी पर नाराजगी जताई है। साथ ही काम समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि तय लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों को ठेका निरस्त करने की कार्रवाई करें। मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते जो काम प्रभावित हुए हैं उनमें तेजी लाई जाएगी। बारिश पूर्व नगरीय निकाय की तैयारियों पर मंत्री ने कहा है कि नालों की साफ सफाई और नालों का निर्माण लगातार किया जा रहा है, जिससे जल भराव की स्थिति न बने। जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम है पूरे प्रदेश में चल रही है, उनकी समीक्षा की है। साथ में जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो पूरे प्रदेश में जिनका काम चल रहा है या काम होना है, इन दोनों की समीक्षा आज हमने की है और जो आवश्यक निर्देश हैं वो दिए।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव पर कोर्ट की रोक लगी है। सरकार विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर आगे क्या किया जा सकता है वो करेगी। वहीं 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर जो तैयारियां होती हैं वो हमारी पार्टी तैयार कर रही है, वो हमेशा चलती रहती हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि सरकार सजग है, हम बाहर से लगातार इंजेक्शन बुला रहे हैं जिसकी कमी ना हो। चुनाव को लेकर कोर्ट ने अभी स्टे किया है, उस पर हम लोग राय ले रहे हैं। हमारे लॉ डिपार्टमेंट की जो राय आएगी उसके बाद सरकार उस पर विचार करके निर्णय करेगी, उसके पश्चात ही इनके चुनाव हो पाएंगे। इधर सोशल मीडिया में स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे स्टाफ के कर्मचारियों से गलती हुई है। इसे गलत मानते हुए रुपेश नाम के पियून को हटाने की भी बात कही गई है। दरअसल वीडियो में सरकारी कार में देसी शराब पीते हुए कर्मचारी दिख रहे हैं। गाड़ी के नंबर से ये कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के ही निकले। पूरा मामला रायसेन जिले के सतलापुर थाने का है। वीडियो को ही यहाँ के रहने वाले लोगों ने बनाया था। लोगों ने जब कार के पास जाकर तो सच्चाई सामने आई। मार्क्स हटो जरा। सरकारी गाड़ी में दारू पी रहे हो? तो सरकारी गाड़ी में दारू पी रहे हो? अबे तुम अपना काम। उस दिन पानी गिरा था, जो ड्राइवर हमारा है उससे शायद पूछ के गया हो या वो उसको छोड़ने गया हो, इसकी तो मुझे नहीं है। लेकिन जो वायरल हुआ है, मेरे को जानकारी मिली, वो पियून था, उसको मैंने निकाल दिया। मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के बीच शराब दुकानों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि फल, सब्जी और किराना दुकानों का समय कम और शराब दुकानों का समय ज्यादा रखा गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि जितने समय के लिए अन्य दुकानों का समय तय किया है, शराब दुकानों को भी उतनी ही देर तक खोला जाना चाहिए। पलटवार में गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने यह कहा कि वो कांग्रेस सवाल उठा रही जो छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी करवा रही है। कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत शराब की दुकानों को रात 11 बजे तक खोले जाने की छूट दी गई है, जबकि कई जगहों पर किराना समेत अन्य जरूरी दुकानों को सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहने की छूट है। कई जगह ये छूट शाम 5 से 6 बजे तक भी है। बार बार हम मांग करते रहे, जितनी दुकान किराने की खुले, जितनी दुकान फल सब्जी की खुले, जितनी दुकान अनाज की खुले, इतनी शराब की दुकान खुलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। वो कांग्रेस सवाल उठा रही है जो होम डिलीवरी कर रही है। अचंबा यही तो है इस वक्त देश का। हमारे यहाँ शराब का सवाल पूछ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में वो शराब होम डिलीवरी कर रहे हैं। कभी अंतर्मुखी हो जाओ मेरे कांग्रेसी मित्रों, अंतर्मुखी होगे तो सारे जवाब आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे। एक उंगली जब हम पे उठाते हो तो 3 आप पर उठ जाती है। और मध्य प्रदेश में लोगों को आज करीब 50 दिन बाद कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहने की बात कही है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से कई बंदिशों के साथ कई रियायतें दी गई हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश की सभी जिलों में वहां के लिए जारी गाइडलाइन के तहत बाजार खुले रहेंगे। फल, सब्जी और किराना से लेकर अन्य जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। लोग घरों से बाहर निकलें और अपने जरूरत की चीजें खरीदें। हालांकि इस दौरान गाइडलाइन के पालन को लेकर पुलिस और प्रशासन की सख्ती भी नजर आई। भोपाल में खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बाजार पहुंचे और अनलॉक की प्रक्रिया की स्थिति का जायजा लिया। हम सबकी जिम्मेदारी भी है और ये आवश्यकता भी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो चले ही चले, पर हमारा परिवार और हम और ये पूरा समाज संक्रमण से बचा रहे।
प्रदेश में जबलपुर समेत कई शहरों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबलपुर में जिला प्रशासन ने बड़े बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन निर्देशों की नासमझी के चलते बड़ा फुहारा समेत कई हिस्सों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल दी हैं। नतीजा यह रहा कि थोड़े ही समय में चहल पहल शुरू हो गई। जैसे ही इस बात की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को मिली तो पूरा प्रशासनिक अमला शहर की सड़कों पर उतर आया और बिना अनुमति खुले हुए बड़े बाजारों को बंद करने का काम शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस के इस कदम से बड़े व्यापारियों में आक्रोश नजर आया और सभी व्यापारी दुकानें बंद कराने का विरोध करने लगे। आज हम लोगों की परिस्थितियां खराब है, क्योंकि मंडियां सब खुल गई हैं। बाहर की सूरत है, गुजरात है, सब मंडियां खुल गई हैं। अब उधर से हम लोगों पर प्रेशर है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप आज व्यापार आज से चलने दो। अगर एक हफ्ते बाद आपको लगता है कि स्थितियां बिगड़ रही तो आप बंद कर लेना। एक हफ्ते में अगर सरकार को लगता है कि संक्रमण बढ़ रहा है या व्यापारी कोई गलती कर रहे हैं तो ये लोग सब मिलकर एक हफ्ते बाद खुद बंद कर देंगे। इस बात पे सहमति है। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पर संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, वहाँ जो निर्धारित हुआ है कि जो सराफा और कपड़ा व्यापारी जो हैं उनके लिए 7 जून के आसपास गाइडलाइन तैयार की जाएगी, तो उसी को लेके थोड़ा विरोध प्रदर्शन है जिनको समझाइश दी जा रही है। शाहजहांपुर में आज अनलॉक होते ही कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आज सोयाबीन बीज को लेकर शासकीय बीज केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। अनलॉक के पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ गई। सोयाबीन पाने के लिए बड़ी संख्या में किसान सुबह 6 बजे से ही हाईवे पर स्थित बीज केंद्र वेयर हाउस पर कतार में खड़े हो गए। वहीं लोगों ने बोरे और झोले रखकर नंबर लगाया। बीज पाने के लिए किसानों को लंबी लंबी कतारों में धूप में घंटों खड़े रहना पड़ा। उसके बाद भी उन्हें महज एक पावती पर 60 किलो बीज ही मिल पाया। किसानों के लिए ना तो छाया की व्यवस्था थी, न ही पीने के लिए पानी की। आप लोग सारा खुद करना पड़ रहा है साहब। गर्मी में धूप में खड़े हुए हैं, 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पक्षपात चल रहा है, नेतागिरी चल रही है। फोन से कांटेक्ट कर रहे हैं और उन वालों को दे रहे हैं, उनके वालों को बुला के अंदर, और दूसरों कह रहे हैं कल आना। सर हम यहाँ पर 6 बजे सुबह से आ चुके हैं। हमको क्योंकि कल जानकारी मिल चुकी थी कि कल बीज से सोयाबीन से 1 तारीख से बीज मिलना चालू हो जाएगा लॉकडाउन हटने के बाद से। तो हम 6 बजे से यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और यहाँ की जो व्यवस्था देखी उससे देखा हर किसान परेशान है। सोसाइटी में भी अपने बीज भेज दिया है, वहाँ से भी आप किसान ले सकते हो और अपना बीज वितरण के लिए अपने पास 200 क्विंटल बीज अभी रखा है सामान्य वितरण के लिए, और सोसाइटी के माध्यम से भी लगा अपने में किसानों को बोल के रखा कि सोसाइटी से भी आप ले सकते हो। सोसाइटी का भंडारण हो चुका है। और ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती ब्लैक फंगस से पीड़ित राजकुमार शर्मा नाम के व्यवसायी की मौत हो गई है। मृतक राजकुमार वही शख्स है जिसकी बेटी रेनू ने हाल ही में अपने पिता की जान बचाने के लिए सोशल मीडिया में मदद की गुहार लगाई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मदद मांगी थी। वीडियो वायरल होने के बाद खुद एक्टर सोनू सूद भी रेनू की मदद के लिए आगे आए थे, लेकिन मासूम रेनू की अपने पिता को बचाने की कोशिशें काम न आई। डॉक्टरों ने उसके पिता को आज मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मृतक के पैतृक गांव भिंड के अकोड़ा में उसका अंतिम संस्कार किया गया। और अब खबर विदिशा से, जहां लोगों ने पहले कोरोना के दंश से अपने परिजनों को खोया और अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं दिया जा रहा है। मृतक के परिजनों के मुताबिक पहले उन्हें बताया गया कि कोरोना से आपके परिजन की मौत हुई है, लेकिन अब मृत्यु प्रमाण पत्र में ऐसा कुछ भी लिखकर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कॉलेज की डीन और सीएमएचओ पोर्टल पर अपडेट होने की बात कहकर टालमटोल कर रहे हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों में भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है। जहां मुक्तिधाम और कब्रिस्तान में मौत के आंकड़ों को 445 के करीब है, तो वहीं सरकारी आंकड़े 178 ही बता रहे हैं। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड की जांच कर रही एसआईटी के हाथ अब नए सुराग लगते ही जा रहे हैं। अब तक की जांच में आरोपी सिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा का मोबाइल फोन भले ही पुलिस के हाथ न लग पाया हो, लेकिन आईटी एक्सपर्ट की मदद से उनके मोबाइल का सारा डेटा रिकवर कर लिया गया है, जिसके आधार पर अब जांच आगे बढ़ रही है। नकली इंजेक्शन को भारी कीमत पर बेचने के मामले में मोखा के बेटे हरकरण के जिन दोस्तों के नाम सामने आए हैं, उनमें बॉबी वनचंदा को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही संजू खत्री नाम के युवक के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। कई और नाम भी सामने आ सकते हैं।
और इधर मुरैना के बानमोर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ट्रक में भरकर ले जा रहे गांजे के जखीरे को पकड़ा है। यह गांजा ट्रक के अंदर था, गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ट्रक में 13 क्विंटल 55 किलो गांजा ले जाया जा रहा था, जिसका बाजार भाव करीब 2 करोड़ 95 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस गांजे को ओडिशा से भरकर राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा था। आरोपियों ने स्टेशनरी के नीचे गांजे के कट्टे दबा रखे थे। गांजा तस्करी मामले में पुलिस की ये दूसरी बड़ी सफलता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।